Hi everyone, I am Vikas Shukla and my today's lecture is on the life processes. Students, आज अपन क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस समझेंगे. इस लाइफ प्रोसेसेस को समझने का वाई वी आर रीडिंग लाइफ प्रोसेसेस, ये पॉइंट समझना बेहद इम्पॉर्टेंट है. ये लाइफ प्रोसेसेस वैसे तो इम्पॉर्टेंट है ही बोर्ड पॉइंट से, इसके साथ साथ में आपकी बायोलॉजी में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बेस होगा, वो इसी लाइफ प्रोसेस से डिसाइड होना है. आपने क्लास 11th में डिफरेंट थिंग्स पढ़ी हुई हैं, उनका भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे. क्लियर? मुझे पता है ये आज अपना फर्स्ट लेक्चर है, तो इसलिए कुछ बेसिक्स चीज़ों को जान लें जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और हमारे इंटरेस्ट को भी डेवलप करती. अगर अपन बात करें बायोलॉजी की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? बायोलॉजी की. तो आज क्योंकि पहली क्लास है तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए हमारा कि बायोलॉजी क्या है और कैसे है. तो अगर हम कहें बायोलॉजी, तो आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा किसी भी चीज़ को समझना है, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो आपको उसे बायो में ब्रेक कर लेना चाहिए. बायो मीन्स व्हाट? बायो मीन्स लाइफ और समथिंग रिलेटेड टू द लिविंग. लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ. लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ. सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ कि बायोलॉजी क्या है तो आप बता सकते हैं बायोलॉजी इट इज़ डिफाइंड एज द बायोलॉजी इट इज़ डिफाइंड एज द इट इज़ डिफाइंड as the branch of science which deals with the study of living organism, or you can say which deals with the study of living things अपन बोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं. क्लियर? तो सिंपली हमने समझा बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ. किसकी स्टडी स्टूडेंट्स? लाइफ की. लाइफ कहाँ पर होगी? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी. तो सिंपली हमने समझा कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें अपन समझते हैं, जिसमें अपन क्या समझते हैं? लाइफ के अकॉर्डिंग, या फिर अपन ये कह लें वो सारी चीज़ें, वो चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, अगर वो लिविंग हैं तो वो कैसे लिविंग्स हैं, कैसे लिविंग है, कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं उनके अंदर, इन सारी चीज़ों को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? बायोलॉजी के. क्लियर? बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज लाइफ साइंसेस. लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज लाइफ साइंसेस. इसे स्टूडेंट हम लोग और क्या बोलते हैं? लाइफ साइंसेस. क्लियर है? तो हमने भी क्या देखा, बायोलॉजी क्या थी? बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बायो एंड लॉजी. बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ. मेरे साथ साथ बोले ताकि आपको अभी वीडियो के साथ साथ ही चीज़ें याद भी हो जाए, आप सारी चीज़ों को याद कर लें साथ साथ, तो इसलिए मेरे साथ साथ बोलते भी रहें. इट इज़ वॉट डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर अपन लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर? फिर इसके बाद में हमने क्या लिखा? बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज लाइफ साइंसेस. इसे हम लाइफ साइंसेस भी कहते हैं.
अब बात है सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें। इट इंक्लूड्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? हमसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। देखिए, मेरी क्लास को आप सीरियसली लें, बिकॉज कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन नहीं भी करते हैं 11th से, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपको पता होगा क्लास 10th तक की बायोलॉजी आपको आनी ही चाहिए। बायो के जनरल अवेयरनेस में, जनरल स्टडीज़ में जो क्वेश्चंस हैं वो अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस तो ज़रूर रहते हैं। तो प्लीज़, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर भी पूछ लिया जाता है हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आप बता पाएंगे हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स कौन है? एरिस्टोटल। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अभी वीडियो को देख रहे हैं, वो इन्हें एरिस्टोटल को अपन बुक्स में देखोगे तो अरस्तु लिखा हुआ दिखता है। अरस्तु इज द फादर ऑफ जीव विज्ञान। क्लियर? जीव विज्ञान के पितामह कहा जाता है अरस्तु को। क्लियर है? तो हमने ये भी सीख लिया कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। अब स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजी है, इसे आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? चलिए, अगर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को रिवाइंड कर लेंगे और रिवाइंड करके पॉज करेंगे, देन नोट डाउन करेंगे, फिर वीडियो को आगे मूव आउट कराएंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा टाइम कम होता है लेकिन समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें बायोलॉजी की स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में अगर मैं आपसे बात करूं, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस। देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस कहने का मतलब, जैसे आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जैसे मोस्ट एडवांस साइंस जो बायोलॉजी की आज के टाइम में है वो कौन सी है? हमारी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और मेरा जो मास्टर्स है, मैंने जो अपनी मास्टर्स की है, पीजी की हुई है, वो भी किस में की है? बायोटेक में। तो जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है मेरी बायोलॉजी के रिगार्डिंग, वो ये कि आप हायर स्टडीज़ कर पाएँ, इसके लिए आपके बेसिक फंडामेंटल्स काफ़ी रॉक सॉलिड होने चाहिए। तो अभी जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बायोलॉजी में आपको अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे मैं कहूँ माइक्रोबायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। आपको लगेगा माइक्रोबायोलॉजी सर बहुत ही छोटा टर्म है, लेकिन आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में लोग बीएससी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम इसमें कर रहे हैं। लाइक जो ह्यूमन जेनेटिक्स है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। जैसे BHU, जहाँ पर मैं IMS में डॉक्टर सुनीत सिंह के अंडर में भी कर रहा, तो वहाँ पर सिर्फ अभी आपको मैं सिर्फ इतनी बातें समझाना चाह रहा हूँ कि बायोलॉजी इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। क्लियर? अभी आप साइंस, आप में सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी में हिडन है। आगे जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ करेंगे चीज़ें एलैबोरेट होती जाएंगी। तो बायोलॉजी में आप अभी की आज की क्लास में ये मान के रखें, बायोलॉजी में मेजर ब्रांचेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? देयर आर 2 मेजर ब्रांचेस। दीज आर व्हाट? बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी। These are 2 मेजर ब्रांचेस। बायोलॉजी आपको समझ में आ गई, इसकी 2 मेजर ब्रांचेस हैं, बड़ी ब्रांचेस हैं, बॉटनी और जूलॉजी। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये 2 ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स हैं, मॉलिक्यूलर्स हैं। तो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर, जिसमें स्टूडेंट्स अपने कैरियर को डेवलप करते हैं। BSc AG है, MSc AG है, यानी कि एग्रीकल्चर है। तो कहने का मतलब अभी आज के लेवल पे आपको सिर्फ इतना ही पता हो कि तब भी काम चल सकता है कि बॉटनी और जूलॉजी ये मेजर ब्रांचेस हैं। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लें या माइक्रोबायोलॉजी कर लें, ये भी सब डिसिप्लिन्स हैं। अगर आज की क्लास में मैं वो बताने लगूँ तो हो सकता है कि 2 घंटे तक मैं बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में ही बताऊँ। क्लियर?
अपना मोटिव है लाइफ प्रोसेसेस को समझना, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, क्लास 9th पास आउट हैं आप लोग, उन पे उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर बात करें बॉटनी, इट इज़ व्हाट बॉटनी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टूडेंट किसकी ब्रांच है ये? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जबकि बायोलॉजी में अपन क्या लिखते थे? साइंस। बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of स्टूडेंट किसकी स्टडी करेंगे इस बॉटनी के अंदर हम? ऑब्वियसली द स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्लियर? आप कहोगे सर ये सारी चीज़ें तो बड़ी बेसिक है, हमें पहले से ही पता है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लग रहा है, बट अगर मैं अभी आपसे पूछूं हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, कैन यू टेल मी? नो ना। तो ध्यान से समझो, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यहीं से हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। एटलीस्ट हम क्लास 10th में हैं, हमें इतना तो पता होना ही चाहिए, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। क्लियर? तो समझते हैं। देखिए ये जनरली सिर्फ टर्म है, बट हमें पता होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। जी हाँ, फादर ऑफ बॉटनी इज व्हाट? थियोफ्रास्टस। कौन है स्टूडेंट्स? थियोफ्रास्टस। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, आपको याद रखना है, इसलिए मेरे साथ साथ बोले, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर कौन है? वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। क्लियर है? अब जूलॉजी में मैं फिर से डिफिनीशन नहीं लिखूंगा, बिकॉज कि आपको समझ में आ चुका है जूलॉजी क्या है। ऑब्वियसली अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? जूलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर किसकी स्टडी करेंगे हम? एनिमल्स की। तो आप लोग लैंग्वेज बना लेंगे? जी हाँ। जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? किसकी? स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर? अब आपके मन में आ रहा होगा सर हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? तो आप याद रखें, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। जी हाँ, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। एरिस्टोटल ही इज द आल्सो अ फादर ऑफ एरिस्टोटल इज आल्सो अ फादर ऑफ जूलॉजी। किसके फादर हैं स्टूडेंट? ये जूलॉजी के। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर कौन है? एरिस्टोटल है। कौन है स्टूडेंट? एरिस्टोटल है। जबकि बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपसे इसलिए डिस्कस की क्योंकि आपको लाइफ प्रोसेस तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इन जनरल कभी भी डिस्कशन में अगर आपसे कोई पूछे हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी और हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, देन यू डोंट नो एग्जैक्टली हु इज़ द फादर। तो कुछ बेसिक्स चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल है। जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल है। और बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रास्टस है। ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछी जाती है और ये आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। इनमें आप आई थिंक बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर? थोड़ा सा आप लोग मुझसे जैसे जैसे क्लासेस पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। मेरा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो हमेशा से यही रहा है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग हो। क्लियर? मुझे पता है कि अगर मैं लाइफ प्रोसेसेस की इन जनरल आपको डिफिनीशंस रटा दी जाती है, क्लियर, मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा आपको सिखाने का है, तो प्लीज़ एकदम ओपन माइंडेड होकर के मेरी क्लास को समझिए, तो आपको समझ में आएगा
कि एग्जैक्टली व्हाई वी आर रीडिंग लाइफ प्रोसेसेस। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछूं, व्हाई वी रीड लाइफ प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है ना? थोड़ा सा इस तरीके से, एक अलग तरीके से इंटरेस्टिंग स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं व्हाई वी आर रीडिंग इट। बिकॉज क्योंकि ये हमारे बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स ना, क्वेश्चंस आना, एग्जाम्स होना। व्हाई वी आर रीडिंग? बिकॉज वी ऑल आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द लाइफ, क्योंकि हम लाइफ को समझना चाहते हैं। कैसे समझना चाहते हैं? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, यानी कि सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं क्या हैं और कैसे हैं। क्लियर? इस लाइफ प्रोसेसेस को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेसेस को, कुछ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, लाइफ प्रोसेसेस को ही अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस को हम लोग क्यों पढ़ें? क्लियर? इस बात को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, सभी ने पढ़ा हुआ है। क्लियर? अगर मैं बोलूँ आपसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आई नो वेरी वेल कि आप सभी लोग इस डिफरेंसेस को लिख पाएंगे। क्लियर? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म, और सिंप्लीफाइड करें तो आप कह सकते हैं उनके अंदर डाइजेशन होता है, उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, उनको न्यूट्रिशन चाहिए। क्लियर? जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं चाहिए। क्लियर? अगला पॉइंट अगर हम कहें तो आप कहेंगे लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? इनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, अपने सिमिलर ऑफ स्प्रिंग यानी कि संतानें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। क्लियर? तो अब मुझे इस पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन सारे डिफरेंसेस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? मैं स्किप कर रहा हूँ इसे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, why living things are living? Why living things are living? जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोग सुन रहे हैं। My question is why these living things are living? ठीक है सर, हमें ये तो बात तो पता चल गई कि लिविंग और नॉन लिविंग में ये डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंसेस आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं लिविंग हूं तो लिविंग क्यों हूं? ये तो क्वेश्चन है कि नहीं है? भैया आप बताने लगो रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है, ये सारे तो डिफरेंसेस हो गए ना, लेकिन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग क्यों है? तो आप आंसर क्या बताएंगे? ड्यू टू द लाइफ प्रोसेसेस। ड्यू टू द लाइफ प्रोसेसेस। तो आपको बात समझ में आ गई। जो भी लिविंग थिंग है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इसलिए है ड्यू टू द लाइफ प्रोसेसेस। ड्यू टू, समझ जाएंगे आप लोग, ड्यू टू लाइफ प्रोसेसेस। कोई भी लिविंग थिंग्स या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग क्यों है? इसलिए है बिकॉज ड्यू टू द लाइफ प्रोसेसेस। कहने का मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही। बात समझ में आ गई आपको? तो आपके जो चैप्टर की थीम है वो क्यों रखी गई थी? लाइफ प्रोसेसेस इसीलिए रखी गई थी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आप किसी को चलते हुए देखें, दौड़ते हुए देखें, तो आप कहेंगे वो लिविंग है, लेकिन अगर आप किसी बंदे को, किसी इंडिविजुअल को सोते हुए देखें तो क्या आप उसे कहेंगे कि वो नॉन लिविंग है? क्या वो डेड है? आप क्या कहेंगे? आप उसे भी लिविंग कहेंगे। व्हाई? बिकॉज लाइफ प्रोसेसेस आर अकरिंग इन अ स्लीपिंग मैन। जो सोता हुआ बंदा है उसके अंदर भी लाइफ प्रोसेसेस तो हो रही है ना, उसके अंदर डाइजेशन तो हो रहा है ना, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है ना,
उसकी हार्ट बीट तो कर रहे हैं ना, कार्डियक साइकिल तो वहां पर चल रही है ना, सो वी आर कॉल्ड देम लिविंग। आई थिंक आपके कंसेप्ट रॉक सॉलिड हुए होंगे। वाई द चैप्टर नेम इज लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर है? चले हम लोग आगे, आइए समझते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि जो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंसेस क्या हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसे सेंड करेंगे। क्लियर? और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, आई विल क्लियर देम। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंसेस आप लिख लेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने 9th में पढ़ा हुआ है और आपको ये बात भी समझ में आ गई, लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। डिफिनेशन ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेंगे, बट फर्स्ट अवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज लर्निंग। तो सिर्फ लर्निंग की बात कर लें थोड़ी देर। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो लाइफ प्रोसेसेस है, कौन सी प्रोसेसेस स्टूडेंट? लाइफ प्रोसेसेस। इन लाइफ प्रोसेसेस सर आपको समझ में, सर आपने बताया, हमें समझ में आ गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही होती है। सर ये कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है स्टूडेंट्स? वो सारी लाइफ प्रोसेसेस जो आपको पता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, जैसे कि न्यूट्रिशन है कि नहीं है लाइफ प्रोसेस? ऑब्वियसली है लाइफ प्रोसेस। डाइजेशन, क्लियर? रेस्पिरेशन, क्लियर? रिप्रोडक्शन, क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर है स्टूडेंट्स? आपने क्लियरली क्या देखा? एटसेट्रा। दीज ऑल आर द लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा? एक स्टोरी समझिए। पहले के टाइम पे जैसे कि अपनी क्लास में कुछ लोग बैठे हैं, ठीक, अगर एक जन कोई बोले कि जो हमारी लाइफ है उसके लिए न्यूट्रिशन ही एसेंशियल है, न्यूट्रिशन के बिना अपन नहीं रह सकते हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन होगा। तो ठीक है, अगर आपको फूड ना मिले तो आप कुछ टाइम के बाद आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, आपकी ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाएगी। तो कुछ लोगों ने कहा भाई डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने कहा भैया ठीक है हम आपको न्यूट्रिशन नहीं देंगे, डाइजेस्ट करो। तो डाइजेस्ट करोगे किसी न्यूट्रिएंट को ही तो बात समझ में आई कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए। ये कुछ जैव प्रक्रम हैं जो एसेंशियल हैं, आवश्यक हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जीवित रह सके, हमेशा धरती पर अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सके। क्लियर? अब जैसे अगर कोई बात करें रेस्पिरेशन, तो अगर हम ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, आप आगे की क्लासेस में समझेंगे। ब्रीदिंग में अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, जबकि रेस्पिरेशन में अपन फूड को ब्रेक डाउन होने के बाद में, जैसे डाइजेस्ट होने के बाद में जो सेल्स में ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हम एनर्जी को रिलीज कराते हैं, जिसे आप ग्लाइकोलिसिस, अभी आप पढ़ेंगे आगे की ही क्लासेस में। तो वो जो ग्लाइकोलिसिस है वो या फिर क्रेब्स साइकिल है, वो सारी किस्में इंक्लूड की जाएंगी रेस्पिरेशन में। क्लियर है? रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन आपके यहाँ चैप्टर भी है। रिप्रोडक्शन किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, वो अपने जीन पूल को, अपने डीएनए को ट्रांसफर कर सके। भाई डीएनए ट्रांसफर होगा अगली जनरेशन में, तभी तो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। आपके पास क्या है? ऑब्वियसली आप कहाँ से आए हैं? आप कहोगे हम अपने पेरेंट्स से आए हैं, तो कैसे आए हैं? ड्यू टू द रिप्रोडक्शन आए हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन they produce what? They produce sperm and ovum. It have a gene that is present in the DNA. Clear? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से। थैंक्स अ लॉट। तो प्लीज़ आप लोग लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस लिखेंगे, लाइफ प्रोसेसेस की डिफिनीशन खुद से लिखेंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।